हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, ये DCA एंड ADCA की 4th क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों को जानेंगे एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकारों को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जानते हैं। तो अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट कैसी थी, गुण कैसा था, कीमत कितनी थी, स्पीड कितना था, साइज़ कितनी थी, इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया, इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट कैसी थी, गुण कैसा था, कीमत कितना था, स्पीड कितनी थी, साइज कितना था, इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। इसलिए आप इस बात से टेंशन ना लें कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है, ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। हो सकता है आप गूगल पे सर्च करोगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो आपको 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर देखने को मिल सकता है। आप किसी बुक्स में भी देखोगे तो आपको 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर देखने को मिल सकता है। तो ये क्योंकि ये अनुमानित आंकड़े होते हैं तो आपको सभी जगह सेम देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बात से टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यह अनुमानित आंकड़े हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी को जानेंगे। तो जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जो कि JP एकर्ड और जॉन मॉचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर विकास के इतिहास में ENIAC कंप्यूटर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, जिसकी खोज किसने की थी, JP एकर्ड और जॉन मॉचली ने की थी। कब की थी, तो 1946 ईस्वी में की थी। इसके अलावा UNIVAC, EDVAC, EDSAC कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है। तो आपने कंप्यूटर विकास के इतिहास में UNIVAC, EDVAC, EDSAC इन सभी कंप्यूटरों के बारे में पढ़ा था। तो ये सभी कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ENIAC, UNIVAC, EDVAC, EDSAC आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये सभी कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इस पीढ़ी की टाइमिंग की बात करूं, इस पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी की टाइमिंग की बात करूं, तो ये लगभग 1946 से 1956 तक चला था, जिसे ही फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चला था, तो 1946 से 1956 तक चला था। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण, विशेषताएं, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना, स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना। वैक्यूम ट्यूब एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी होता है निर्वात नली। तो वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली वैसी युक्ति होती है जिसका आकार निर्वात में विद्युत धारा के प्रवाह पर आधारित होता है। इस पर आधारित होता है, विद्युत धारा के प्रवाह पर आधारित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, नाजुक होती थी, कम विश्वसनीय, यानी लोग इस पर कम विश्वास करते थे और देखने में काफ़ी बड़ी होती थी। इसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या किया जाता था, एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण यानी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हम लोग अभी हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग होता था, स्टोरेज के लिए, तो मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। एंड इसकी स्पीड बहुत ही मंद थी। मंद मीन्स बहुत ही कम थी। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होता था। ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था। अब हम लोग द्वितीय पीढ़ी को जानते हैं। तो 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी, तो 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था।
जिसके वजह से कंप्यूटरों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जैसे कि आकार का छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। आप बगल के चित्र में देख सकते हो, ये इसका आकार काफ़ी छोटा है। ये सब सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चला था, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। यह द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक चला, तो 1956 से 1964 तक चला। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताओं को जानते हैं। तो प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला होता था, प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान होता था, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा होता था प्रथम पीढ़ी से। इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती थी और विश्वसनीय योग्य होता था, लोग इस पर विश्वास करते थे। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसमें होता था। प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और क्या होता था, टिकाऊ होता था। हम लोग आगे बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के बारे में, हम लोग जानेंगे तृतीय पीढ़ी के बारे में। तो इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी कब से कब तक चला था, 1964 से 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही क्या था, कम था, और इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर मीन्स तृतीय पीढ़ी के अंदर क्या किया जाता था, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। तो हम लोग इस पीढ़ी के गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताओं को जानेंगे। तो ये बहुत ही छोटे आकार का होता था, बहुत कम खर्चीले में तैयार हो जाता था, बहुत कम बिजली की खपत भी होता था इसमें। एंड आगे है, रख रखाव में काफ़ी आसान होता था। स्पीड के मुकाबले में प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से क्या था, काफ़ी तेज था, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय था, लोग इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला था, सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत होता था और तेज़ गति से चलता था। आईसी का इसमें प्रयोग होता था, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग इसमें होता था। चलिए आगे बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के बारे में। तो इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी। कब से हुई थी, 1973 से हुई थी, जो कि 1982 तक चली, और जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है। ऐसे ये अभी भी वर्तमान में चल रहा है, आप बगल के चित्र में देख सकते हो, ये वर्तमान टाइम में भी चल रहा है। एंड इस पीढ़ी की गुणवत्ता, आकार एवं विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। तो आकार में तो एकदम छोटा होता है, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज होता है, रख रखाव में और भी आसान, जहाँ चाहो वहाँ लेकर जाओ, बहुत कम खर्चीले में तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता होती है, बहुत ही कम बिजली की खपत होती है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। अब हम लोग पाँचवीं पीढ़ी के बारे में जानेंगे। तो पाँचवीं पीढ़ी 1982 से लेकर अब तक ये सभी कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। 1982 से लेकर अब तक के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज़ की तरह कंप्यूटर आ गया है, आजकल क्या आ गया है, मोबाइल की साइज़ का भी कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी तरह के काम को कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, कंप्यूटर के प्रकारों को जानेंगे। और कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, जो कि उसके आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। उसके आकार पर निर्भर करता है, उद्देश्य पर निर्भर करता है और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं, तो 4। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेनफ्रेम कंप्यूटर और 4 है माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं, 4। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर 2 कंप्यूटर होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। एंड थर्ड है अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं, तो 3 कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो अब हम लोग इन सभी कंप्यूटर के डेफिनेशन को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो ये सबसे फास्ट और सब अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्ट होता है और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर पर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज़ बहुत ही बड़ी होती है। सुपर कंप्यूटर की जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ी होती है। इसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है। तो सुपर कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है? तो आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं? तो 4। और सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो आखिर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस कामों में किया जाता है? तो हम लोग जानेंगे। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशालाओं में शोध या खोजों के लिए, इन सभी कामों के लिए किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी को जानने में किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में किया जाता है, प्रयोगशालाओं में शोध के लिए, खोज के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी, महंगी और मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है। तो यह आकार में क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसा ही होता है। मिनी कंप्यूटर के स्पीड की बात करूं, माइक्रो कंप्यूटर के स्पीड की बात करूं तो इस कंप्यूटर का स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसा ही होता है, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकते हैं। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही छोटी हो चुकी है, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो व्यवसाय या चिकित्सा में किया जाता है। तो अब हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत ही छोटी होती है। मिनी कंप्यूटर की आकार कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे छोटे कंपनियां करती है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। हम लोग मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर उससे तेज गति से ये कार्य करता है। मेनफ्रेम जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से क्या होता है? अधिक खर्चीला होता है, मगर उससे तेज गति से क्या करता है? कार्य करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों, पैसों की लेन देन इत्यादि के लिए किया जाता है। और मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सरकारी दफ्तरों, बैंकों में किया जाता है, रेलवे में किया जाता है, प्राइवेट कंपनियों में किया जाता है, पैसों की लेन देन में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है। अब हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह के डेटा को तैयार करना हो, प्रिंटिंग का काम करना हो, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना हो, तो हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है। तो इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर क्या है। अब हम लोग जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है।
मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो आप यूज़ कर रहे हो, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। वो सब डिजिटल कंप्यूटर में आ ही जाते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा या प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर के बजट तैयार करने इत्यादि कामों में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।